हेलो बेटा, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? जल्दी से जितने भी मेरे प्यारे जो बच्चे हैं भैया हमारी क्लासेस में रेगुलर आते हैं या कुछ नए बच्चे हैं, जितने भी बच्चे आते हैं तो भैया जल्दी से हमारी क्लास में आ जाओ, क्योंकि हम एक नया चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद, और इसी के साथ हम रूसी क्रांति के बारे में भी जानेंगे। तो जल्दी से आ जाइए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भैया आपको क्लास पसंद तो आती है, लाइक तो आप करते ही हमारी क्लास को, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। तो भैया हमारा जो भी ग्रुप है जिसमें भी आप लोग भेजते हैं, है ना, उसमें जल्दी से बेटा आप में से कोई भी एक क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे नए बच्चे हैं तो भैया हम आपको बता दें कि यही हमारा समय है, 4 बेसिकली हम इस समय आते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आपको जल्दी से जितने भी बच्चे आपके साथी आपके साथ क्लास देखते हैं और अभी तक इस क्लास के अंदर नहीं आए हैं, तो भैया फटाफट से उनको बुला लिया जाए, जल्दी करिए। ठीक है भैया। कई बच्चे मैं कमेंट देख रहा हूं, बच्चे करते हैं कि भैया कई बार बड़ा लोड बढ़ जाता है जिस कारण से हम नहीं आ पाते हैं। अच्छा, एक बच्चे का डाउट था अभी, आई थिंक रिसेंट की किसी एक क्लास में मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा था और बच्चे ने ये कहा था कि भैया स्कूल को और ऑनलाइन क्लासेस को एक साथ किस प्रकार से मैनेज किया जाए। इसके बारे में मैंने क्या करा था, मैंने बताया भी था। तो भैया मैनेज तो करना पड़ेगा। अगर स्कूल में लोड कभी ज़्यादा हो जाता है या कभी ऐसा लगता है कि यार स्कूल में काम इतना ज़्यादा हो गया, हम थक बहुत गए हैं, ठीक है, समझ आता है ऐसी कंडीशन में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी क्लास को कभी भी देख सकते हैं। हर टाइम तो अवेलेबल रहती है, कभी भी देख सकते हैं। कभी उस समय नहीं देख पा रहे हैं जिस समय क्लास है आपके सामने, तो बाद में देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमने बेसिकली बच्चों ने शेयर आई थिंक कर ही दिया है लगभग हर जगह, ठीक है। इसी के साथ मैं सभी बच्चों को एक चीज़ ये भी बता देना चाहता हूं कि हम क्लासेस के बाद भी आप लोगों के कमेंट्स को देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लास के समय पे जब पॉसिबल नहीं हो रहा है ना, तो क्लास के समय पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन घबराना किस बात का है, क्योंकि हम क्लास के एंड होने के बाद आप लोगों के कमेंट्स को देख लेते हैं। चलिए, तो भैया इसका तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को बिना समय व्यर्थ करे हम शुरू करते हैं। तो भाई आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक था, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया भी कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में हम लोग जान रहे हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव के बारे में पता होना। लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे भैया ये कौन है, क्या ये लोग व्यक्ति हैं, क्या ये किसी जगह का नाम है, क्या ये कोई नेता हो सकता है, कोई हो सकता है कोई भैया विचारक हो, कोई दार्शनिक हो, कोई ऐसा थिंकर हो। तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविक तौर पर ये विचारधाराएं हैं। जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि विचारधारा शब्द से आप लोग क्या समझते हैं। सभी बच्चे कमेंट्स में इसका उत्तर जरूर देंगे और हमें यह बताने की कोशिश करेंगे कि विचारधारा से वो लोग क्या समझते हैं, विचारधारा वास्तविक तौर पर होती क्या है। ठीक, अच्छा, ऐसी स्थिति में कई तरह की धारणाएं हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से प्रश्न करा कि भाई विचारधारा क्या होती है, तो कोई बच्चा बोलेगा कि भैया विचारधारा होती है लोगों की सोच, कई बच्चे ये बोलेंगे। कई बच्चों का ये भी मानना आ जाता है, ठीक है, कि विचारधाराएं जो हैं वो ऐसी बेसिकली इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा होता है, एक लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो कि एक ही सोच रखता है या एक ही टीम का एक हिस्सा होता है। चलिए इसको समझने के लिए बेसिकली पहले हम क्या करते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। भाई विचारधारा है, अब विचारधारा जो है, विचारधारा क्या हो सकती है, विचारधारा कोई भी विचारधारा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे आपको ए बी सी ये 3 विचारधाराएं दी, ए विचारधारा वाले लोगों का यह मानना है कि आम सेब से बेहतर है,
चलो भाई कोई बात नहीं। बी विचारधाराओं वालों का क्या कहना है कि लड़के लड़कियों से बेहतर है। ये मानना है बी वालों का, हम ऐसा कह नहीं रहे हैं, इस चीज को मत लेना। सी वालों का मानना है कि आम और लड़के दोनों बेहतर हैं सेब और लड़कियों से। तो बेसिकली यहां पर हमने विचारधाराओं को लिया जिनका आपस में डायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं था, है ना। अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति में हम किस प्रकार से ये जज कर पाएंगे कि कौन सा हमारे लिए बेहतर है, कौन सा किसी को पसंद आ रहा है। हो सकता है ए विचारधारा आप में से भाई, अगर मान लेते हैं कि हमारी क्लास में इस समय 20 बच्चे बैठे हैं, मान लिया आपने 20 बच्चों में से ए विचारधारा के फेवर में, ध्यान रखना, ए विचारधारा के फेवर में 20 में से 15 बच्चे हैं। अब यही 15 बच्चे अगर बी की मैं बात करूं और मैं मान लेता हूं कि हमारी 20 में से 10 तो बॉयज हैं और 10 ही गर्ल्स हैं, 10-10 का रेशियो में बराबर बटे हुए हैं। अब लड़के और लड़के जो हैं वो लड़कियों से बेहतर हैं। अगर इस स्थिति में हम देखें तो कई स्थिति बन सकती है। सबसे कॉमन जो स्थिति बनेगी वो ये बनेगी कि 10/10 का रेशियो आएगा। लड़कियां बोलेंगी कि नहीं सर या भैया कि ये जो बी थिंकिंग है ये गलत है, हम इसके फेवर में नहीं है। लड़के बोलेंगे कि नहीं हम इसके फेवर में हैं। अच्छा, इसमें से कुछ लड़के ऐसे भी हो सकते हैं जो कि थोड़े समझदार हों और वो ये चीज़ समझते हों कि किसी का बेहतर होना, किसी का किसी काम को अच्छे तरीके से करना, उसका जेंडर का उसमें कोई रोल नहीं होता। या मान लेते हैं चलो 10/10 में ये बटा, या चलिए 10/10 को इसको हटा के हम एक केस ऐसा ले जाते हैं जहां पर 11 लोग इसके फेवर में हैं। 11 का मतलब है कि 10 तो लड़कियां फेवर में है प्लस एक बॉय लड़का फेवर में है। अब इस लड़के का क्या मानना है? इस लड़के का मानना है कि ये जो लड़के लड़कियों से बेहतर हैं, इसका जो हमने फैसला किया वो जेंडर के बेस पे किया, जबकि होना क्या चाहिए, अरे भाई जो बेहतर है वो बेहतर होगा, फिर वो लड़की हो या लड़का हो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं है। तो अच्छा, जितने भी नए बच्चे हमारी क्लास में आए हैं तो भैया उनको वेलकम है जो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, है ना। लेकिन हमारा मेन फोकस पढ़ाई पे है तो सीधे आकर पढ़ाई पे ही फोकस रखिएगा। अब इस बच्चे का कहना यह है कि नहीं यार लड़कियां भी बेहतर होती हैं, मैं इस सोच को नहीं अपनाता। तो एक लड़का होने के बावजूद भी वो ये मानने को तैयार है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब इस स्थिति में एक तीसरी विचारधारा ये भी बनी कि भैया आम और लड़के दोनों बेहतर हैं सेब और लड़कियों से। अब इस स्थिति में बड़ा ही गंभीर एक मामला आएगा। इस स्थिति में मामला यह आएगा कि यहाँ पर जिन्होंने भाई 20 में से 15 बच्चों ने ये कहा, इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, कि भैया आम बेहतर है। समझ रहा। अब इन मान लो 15 में से 7 लड़के हो गए और 8 लड़कियां हो गई, 15 हो गया ना, 8 7 15, 8 लड़कियां हो गई, 7 लड़के हो गए। अब जब वो इस वाली स्थिति पे गए तो यहां पर ये जो 7 लड़के हैं, जरूरी नहीं है ना कि वो इस विचारधारा को अपनाएं। सॉरी, क्या कहते हैं, जो लड़कियां हैं 8 जिनको ये आम पसंद था, जरूरी नहीं कि वो इस वाली विचारधारा को अपनाएं कि लड़के बेहतर होते हैं लड़कियों से। क्यों, यहां पर दोनों विचारधाराओं को लेके चल रहे हैं लोग। कुछ इस तरीके की विचारधारा है उनकी कि आम बिना लड़के नहीं, लड़के बिना आम नहीं। इस तरीके की इनकी क्या है विचारधारा पनपती हुई हमें दिखाई दे रही है। चलो भाई कोई बात नहीं। तो इस स्थिति से हमें एक चीज पता चलती है, और वो चीज क्या है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने ए विचारधारा को अपनाया या कोई एक व्यक्ति किसी एक विचारधारा को अपना चुका है तो वो दूसरी विचारधारा को भी अपनाए, जरूरी नहीं। और ये भी मानना गलत होगा कि यार अगर ए ने ए विचारधारा को मान लिया है तो वो बी को नहीं मानेगा, ऐसा भी नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है, कौन लोग विचारधारा को किस प्रकार अपनाया जाता है, इस चीज पे अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें कि विचारधारा
विचारधारा को अपनाया जाता है अंडरस्टैंडिंग पे, यानी कि अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो भैया यहां पर आपके समझ, ज्ञान, बुद्धि, ये तीनों चीजें काउंट आती हैं। भाई एक बात बताओ, अगर ए विचारधारा को मानने वाले लोग हैं कि भैया चलो ठीक है आम सेब से बेहतर है, तो इसके पीछे, इस तथ्य के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई आम ज़्यादा मीठा होता है और वास्तविक तौर पर अगर अच्छी क्वालिटी का आम है तो वो ज़्यादा मीठा होगा भी और मज़ा भी आएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है ना। जो मज़ा आम में आ जाता है वो भैया हमें सेब में तो नहीं आ पाता। कायदे से देखा जाए तो मैं इस विचारधारा से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं इस विचारधारा के फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, तो क्या देखने को मिला कि मैं इसके तो फेवर में हूँ लेकिन उसके मैं फेवर में नहीं हूँ, और इसके तो मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। 2 क्रॉस मार दिए इस पे मैंने। तो मेरी समझ क्या कहती है? मेरी समझ ये कहती है कि हमारी भौगोलिक स्थितियां या इनके अनुरूप अगर देखा जाए तो जो आम है वो एक ज़्यादा बेहतर फल साबित होता है। मेरी समझ, बुद्धि और ज्ञान क्या कहता है कि लड़के और लड़कियां जो होती हैं इनके बीच अगर हम जेंडर के बेस पे डिफरेंशिएट करें, वो भी काम को लेके, स्किल्स को लेके, हुनर को लेके, बेसिकली उनके काम करने के तरीके को लेके, या कौन बेहतर है कौन खराब है, अगर मैं जेंडर के आधार पर इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन करूंगा या जेंडर के आधार पर इस चीज़ को डिसाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझसे मूर्ख आदमी कोई हो ही नहीं सकता है ना, कोई हो ही नहीं सकता है। अब बच्चे कई लॉजिक लेकर आते हैं स्थिति में, समझ रहा, मैं विचारधाराओं को समझा रहा हूं बेसिकली कि विचारधाराएं हर अनगिनत प्रकार की विचारधाराएं हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मुख्य रूप से हमारे पॉलिटिक्स की, तो उसमें कुछ लिमिटेड विचारधाराएं आती हैं। क्यों? ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है ना। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन विचारधारा शब्द को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस चैप्टर को ढंग से समझ पाओगे, अदरवाइज समझना हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल, है कि नहीं है। चलिए भाई कोई बात नहीं, मान लिया है मैंने कहना आपका। भावनाओं को समझना है ना, कई बच्चे कहते हैं भैया भावनाओं को समझ रहे हैं हम आपकी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये वाली तीनों चीज़ें मैंने आपको कैसे समझाई? विचारधारा को समझाने के लिए मैंने आपको ये वाली चीज़ समझाई। अब वापस आते हैं टॉपिक पे, और यहां पर 3 विचारधाराओं के बारे में बताया गया है। और सबसे पहली विचारधारा के बारे में जो बताया गया है वो विचारधारा कौन सी है? वो विचारधारा है आपकी लिबरल और उदारवादी। तो बेसिकली लिबरल्स और उदारवादी, अगर मैं इस नाम को देखूं, अगर आप उदारवादी नाम को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? उदारवादी शब्द। लिबरल को छोड़ दीजिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, शायद आपको समझने में आए दिक्कत। तो पहले आप मुझे उदारवादी शब्द का मतलब बताइए, बताने की एक बार करिएगा कोशिश, कमेंट्स में अपने आंसर्स को जरूर डालिएगा कि भाई उदारवादी जो है वो होते क्या है, क्या चीज़ें हो सकती हैं उदारवादी में, है ना। उदारवादी ही नाम क्यों है, कठोरवादी नाम क्यों नहीं है? अच्छा, कई बच्चों को एक और चीज़ लगती है, कई बच्चों का डाउट रहता है कि भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए, इतना आप मुझे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो अगर मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ तो भैया क्या करना होगा? तो भाई देखो, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो पहले आपको पढ़ना होगा, वरना आप में और बिना पढ़े लिखे लोगों में जो इधर उधर की बातें करके, इधर उधर के दंगे या 10 चीज़ें कलेश करा के नुकसान पहुंचा देते हैं या कोई विकास का कार्य नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि जो बेचारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उन्होंने अच्छे से शासन नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे लोग भी आए हैं जो विधायक, सांसद इस पोजीशन पे आए, चुने गए हैं, जो कि अनपढ़ हैं, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी वो उनके जो समाज है, उनके जो समाज के लोग हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं। क्योंकि हित के बारे में सोचने के लिए, किसी का भला करने के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है। हाँ, किसी चीज़ को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी बहुत शिक्षा अनिवार्य है। लिबरल और उदारवादी। अब भैया उदारवादी नाम जो है, उदारवादी यानी कि उदारता। अब उदारता जो है, उदारता क्या कर रही है? काइंडनेस। बेसिकली आप तरस खा रहे हो एक तरीके से। आप किसी को देखते हो तो आपको कहते हो यार बड़ा गलत हो रहा है इसके साथ, काश मैं इसकी कोई मदद कर सकता,
या काश मैं इसकी कोई हेल्प कर देता। इस तरीके की, जी हाँ, दया, इस तरीके की भावनाएं आती है। ऐसे लोग समाज में कई तरह के बदलाव लाना चाहते थे। वे हर धर्म का सम्मान करना चाहते थे। वे जन्म के आधार पर मिलने वाले अधिकारों और सत्ता के खिलाफ थे और व्यक्ति के अधिकारों की वकालत करते थे। वे चुने हुए प्रतिनिधियों वाली एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे, वैसी सरकार जिसकी समीक्षा एक प्रशिक्षित और स्वतंत्र न्यायपालिका कर सके। लेकिन लिबरल लोगों के कुछ विचार लोकतांत्रिक नहीं थे। वह सार्वभौमिक मताधिकार के खिलाफ थे और चाहते थे कि केवल उन्हीं पुरुषों को मताधिकार मिले जिनके पास संपत्ति है। तो बेसिकली क्या करा जा रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको एकदम छोटा सा उतार दूं तो उदारवादी अच्छे लोग थे। क्या, अगर मैं इस तरीके से समझाऊं आपको, उदारवादी समाज में बदलाव, दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपका, समाज में बदलाव हो गया। उसके बाद हर धर्म को मानना, ठीक है। जन्म आधारित अधिकारों के विरुद्ध, जन्म आधारित अधिकार के खिलाफ, साथ ही साथ लोकतांत्रिक सरकार चाहते थे। ठीक है, और क्या चाहते थे कि स्वतंत्र न्यायपालिका हो। इसमें एक उनके विरुद्ध एक चीज थी। ये तो सारे क्या हो गए हमारे पॉजिटिव्स, एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरुद्ध, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं चाहते थे बेसिकली। और क्या चाहते थे इसके बदले, कि संपत्ति है तो वोट दे सकते हो, यानी कि अगर आपके पास संपत्ति है तो आप वोट देंगे, संपत्ति नहीं है तो आप वोट नहीं देंगे। तो इतनी सारी अच्छी चीजों होने के बावजूद इनके अंदर एक कमी थी कि ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरुद्ध थे और ये चाहते थे कि अगर आपके पास संपत्ति है तो आप वोट दीजिए, अदरवाइज आप वोट मत दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे लोगों को अधिकार हो जिनके पास संपत्ति ही ना हो। ठीक है, अच्छा, ये वाली बात हो गई है। इधर उधर के अच्छा, कमेंट्स में एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूं कि कमेंट्स में इधर उधर की बातें ना कीजिएगा। कोशिश करिएगा कि भैया जैसे उल्टे सीधे कई बार डाउट पूछते हैं, कई बच्चे पूछते हैं सर जी हरियाणा यूपी इनमें कौन सी सरकार है, तानाशाही है क्या? तो भैया कहाँ से तानाशाही है ना? तो इस तरीके के उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछने हैं, कोशिश करनी है। सवाल अगर आप लोगों को डालने हैं, कोई डाउट रह जाता है क्लास के बाद, तो आप क्लास के बाद कमेंट्स में या क्लास के समय पर भी आप डाल दीजिए, वो देख लेंगे हम जैसा भी होगा, ठीक है। लेकिन आपके जो डाउट्स हैं वो काफ़ी ऐसे होने चाहिए जिन्हें देख के लगे कि यार ठीक है, अच्छी है, डाउट सॉल्व करना चाहिए, है ना, इधर उधर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ मुख्य एक तरीके से उनके क्या थे भाई, ये कुछ मुख्य तौर पर उनके पॉजिटिव्स थे और ये उनके नेगेटिव्स थे। क्लियर है? तो यहां से हमें स्पष्ट रूप से एक चीज दिखाई दे जाती है कि भैया लिबरल्स या उदारवादी जो हैं वो ओवरऑल अच्छे ही लोग थे, ठीक लोग थे। हाँ, कई बार कई ऐसी चीजें लिबरल्स जो हैं, उदारवादी लोग जो हैं कर देते थे जो कि प्रैक्टिकल नहीं लगती थी। कई बार ऐसा लगता था कि यार कैसी बातें कर रहे हैं, क्या इन चीज़ों को लागू करना, क्या इन चीज़ों को एक तरीके से अप्लाई करना क्या ठीक है? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि लिबरल्स अगर उदारवादी जो हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी जगह पर उनकी विचारधारा में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारत की बात करें और भारत में जो विचारधाराएं हैं,
अगर उदारवादी लोग भारत में भी हैं, जाहिर सी बात है भारत में भी उदारवादी लोग होंगे। हाँ भैया, और कई बच्चों को बता दूं कि हमारा ये नया अध्याय है, इसीलिए कहते हैं समय पे आओ। पता है आप लोगों को क्लास का टाइम, फिर भी समय पर नहीं आते हो। अच्छा, तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में भी उदारवादी लोग हैं, और भारत के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो उदारवादी हैं, लिबरल्स हैं, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अगेंस्ट हैं, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। कोई एक आध केस कोई आ जाए तो आ जाए, वरना ऐसा नहीं है। तो क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वैरायटी देखने को मिल रही है आपको यूरोप में जो समाजवाद था, यूरोप में जो समाज है वहाँ पर जो लिबरल्स थे, उदारवादी थे, उसमें, और भारत में, एशिया में जो बेसिकली भारत में जो उदारवादी होंगे उनमें आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, एक दो नेगेटिव हैं, वहाँ पर 4 पॉजिटिव हो 4 नेगेटिव हो, कहीं पे सारे नेगेटिव हो जाएं, तो आपको जो विविधता है, डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती रहती है। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम किसकी, रेडिकल की हम बात करते हैं। तो रेडिकल की अगर हम बात करते हैं तो रेडिकल किस प्रकार से आएगा। ये लोग लिबरल से थोड़े अलग थे। क्या थे? लिबरल से थोड़े से अलग थे। रेडिकल लोग महिलाओं के लिए भी मताधिकार का समर्थन करते थे। ये धनी जमींदारों और फैक्ट्री मालिकों को अधिकारों के खिलाफ थे, वे निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जो संपत्ति थी उसके कट्टर विरोधी थे। तो कायदे से अगर मैं इनको एक तरीके से उतारूं तो उदारवादी से बेटर हो गए ना एक तरीके से रेडिकल। क्यों बेटर हो गए हैं रेडिकल? क्योंकि यहां पर ये महिलाओं के मताधिकार के हक में। क्या महिलाओं को भी होना चाहिए भाई? जब अगर वो हमारे देश के निवासी हैं, अगर वो हमारे देश की नागरिकता लेकर बैठे हैं, तो अगर कोई भी नागरिकता जिसके पास हो, उसके पास संपत्ति हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके पास मत देने का, वोट देने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। महिलाओं के मताधिकार के हक में थे। अच्छा चलो, मताधिकार के हक में थे। साथ ही साथ निजी संपत्ति, अच्छा निजी संपत्ति भी जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, जो उसके खिलाफ। यानी कि इनका कहना था कि यार अगर आप सभी के पास निजी संपत्ति हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अमीर वर्ग के पास अपनी निजी संपत्ति है और जो गरीब और मध्यम वर्ग है वो आज भी निजी संपत्ति प्राप्त करने के लिए दर दर भटक रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल उसको करना पड़ रहा है। इस चीज़ के फेवर में तो ये बिल्कुल भी थे ही नहीं। अच्छा भाई चलिए, ये एक और चीज़ हो गई। धनी जमींदारों प्लस फैक्ट्री मालिकों के अधिकारों के खिलाफ के, क्योंकि वो क्या देखते थे कि भाई यार निजी संपत्ति है, ऊपर से शोषण करते हैं। बेसिकली हमारा ये दोनों पॉइंट्स, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं, ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं पूर्ण रूप से। तो यहां पर हमें कुछ नई चीजें देखने को मिली। रेडिकल ने हमें कई नई चीजें देखने को बेसिकली उन्होंने बोला। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि कई बच्चों को ना जो चैप्टर होते हैं हमारे, उनके नाम को लेके काफी कंफ्यूजन होती है। तो सभी बच्चों के साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं बेटा, वो मुख्य रूप से एनसीईआरटी को मद्देनज़र रख के बनाई जाती हैं। कारण उसके कई हैं। आपके जितने भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो गया बड़ा, जो कि सेंट्रल लेवल पे है, उस सभी में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड चीज़,
अगर कोई एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके बोर्ड में स्पेसिफिकली अलग से दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बिहार बोर्ड की या यूपी बोर्ड की, अगर मैं बात करूं तो यूपी बोर्ड में जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की एक अलग बुक है ना, तो ऐसी चीज़ों को हम अलग से भी करवा देंगे। पर फिलहाल हमारा जो मेन टारगेट है वो उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जो लगभग एनसीईआरटी के बेस मतलब आधार पे हों, साथ ही साथ एक ज़्यादा नंबर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनके लिए रेलेवेंट हो, काम की चीज़ हो उनके लिए। ये चीज़ हम अपने जो मेन फोकस में हैं वो रख रहे हैं। अच्छा, तो महिलाओं के मताधिकार इन्होंने देना चाहते थे, रेडिकल चाहते थे कि नहीं हम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे जो उदारवादी कर रहे हैं कि सब में टिक कर दिया और एक दो चीज़ें ऐसी कर दी जिससे नाम खराब कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं के मताधिकार के हक में है। निजी संपत्ति जो कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी, केवल उसके विरोध में हम। ऐसा नहीं है कि हम जिसके पास संपत्ति है हम उसको बस हमला बोल देंगे उसके ऊपर कि भाई तेरे पास संपत्ति कैसे है, पकड़ो इसको, पकड़ो, जिंदा पकड़ना है इसको। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका ये कहना था कि यार समाज का एक वर्ग तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, स्ट्रगल कर रहा है, वहीं पे तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, इतना पैसा, अंधा पैसा तुम्हारे पास, उसके विरोध है, उसके ऊपर विरोध है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रेडिकल वाला। अब बात करते हैं हम कंजर्वेटिव और रूढ़िवादी। अब यार कंजर्वेटिव कह लो या रूढ़िवादी कह लो, आई थिंक इन सभी में सबसे आसान जो विचारधारा है वो रूढ़िवादी ही है। क्यों है रूढ़िवादी? रूढ़िवादी जो लोग होते हैं, ये रूढ़िवादी जो लोग हैं ना, ये रूढ़िवादी लोग पुरानी जड़ों से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, यानी पुरानी व्यवस्था से बेसिकली, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं ना प्यार, तो ये भी हम यहां पर यूज कर लें तो भी गलत नहीं होगा। और क्योंकि इन्हें इससे प्यार है तो क्या करते हैं भैया, इसके हक में वकालत करते हैं। अब बच्चे जो हैं हमारे कंफ्यूज हो गए होंगे, कहेंगे भैया वकालत करते हैं क्या, रूढ़िवादी वकील होते हैं? जी नहीं भैया, ये बेसिकली यहाँ इस तरीके की लाइनों का हम प्रयोग कर लेते हैं ये बताने के लिए कि अच्छा ऐसा होता होगा, आप दो दोस्त बात कर रहे हो, तीसरे दोस्त को आपने बुलाया और उस तीसरे दोस्त ने आप दोनों में से किसी एक की साइड ले ली। तो हम अक्सर बोलते हैं ना, ए भाई तू गलत कर रहा है, तुम दोनों ही गलत हो, तुम वकालत मत करो इसकी, कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि यार तुम इसकी साइड मत लो। बेसिकली वकालत यानी कि साइड लेना, कि यार ऐसा मत करो यार, हमारे साथ तुम गलत कर रहे हो, हम सही हैं, हम जानते हैं, लेकिन तुम इसका साथ दे रहे हो, तुम्हारा अपना कोई फायदा होगा तभी ऐसा कर रहे हो तुम, है ना। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका रवैया बदल रहा था। तो बेसिकली क्या हो रहा था, ये वाली जो वकालत करते थे या ये जो करते थे, इन दोनों में क्या हुआ कि जब फ्रांसीसी क्रांति आई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद इनमें चेंज दिखा। अब ये चेंज कैसा दिखा? वे बदलाव चाहते थे कि लेकिन धीमी गति में और साथ में पुरानी संस्थाओं को बचाकर रखना चाहते थे। तो बेसिकली इस पूरे की पूरे खेल से एक चीज सामने आई कि बदलाव चाहते थे बट धीमा, प्लस में पुरानी जो संस्थाओं को बचाकर रखना चाहते थे। क्या कहते थे कि यार पुरानी संस्थाओं को बचाकर रखना हमारा काम है, हम पुरानी संस्थाओं को नहीं छोड़ने वाले हैं। इस तरीके का इनका क्या रहता था, रवैया रहता था। बेसिकली इनकी ऐसी अप्रोच रहती थी। तो क्या करते हैं, एक बार इन तीनों पोर्शंस को रिवाइज कर लेते हैं। भाई लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव तीन हमारी विचारधाराएं हैं। ये विचारधाराएं कुछ इस प्रकार की हैं कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग अवश्य हैं,
जैसे अगर उदारवादी की बात करी तो उदारवादी लोग बहुत बढ़िया थे ओवरऑल देखा जाए तो। भाई लोकतंत्र चाहते थे, लोकतंत्र चाहने के अलावा वो ये चाहते थे कि समाज में बदलाव आए। वो हर धर्म को मानने के लिए रेडी थे कि भैया तुम्हारा धर्म भी बढ़िया है, तुम्हारा भी बढ़िया है, तुम्हारा भी बढ़िया है। वो जन्म के आधार पर जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था या जो अधिकार दूसरे लोगों को दे दिए गए थे उसके विरोध में थे कि यार जन्म के आधार पे ना हो, बिल्कुल ना हो, जन्म के आधार पे तो हो ही ना। अरे भाई तुम राजा बनोगे, क्यों बनोगे राजा? जस्ट बिकॉज तुम राजा के परिवार में हो, हरकतें तो तुम्हारी नौकरों वाली भी नहीं है, तुम क्यों राजा बनोगे? तो कुछ इस तरीके का इनका कहना था। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते थे कि यार एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो जिसके पास अधिकार हो लोकतंत्र की समीक्षा करने का, कि यार आप चेक कर सकते हो सारा काम लोकतंत्र के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, कर लिया। लेकिन इनमें एक कमी आ गई, और वो कमी क्या थी? वो कमी थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, कि भैया वहां पर वो नहीं चाहते थे हो, और वो ये भी चाहते थे कि वोट देने का अधिकार केवल उनको हो जिनके पास संपत्ति हो। ठीक है, रेडिकल में क्या था? रेडिकल जो थे वो थोड़े से बेटर थे उदारवादियों से, कारण कि उदारवादी की जो कमी थी वो रेडिकल ने दूर करना चाहा था। रेडिकल जो विचारधारा है उसने दूर करने की कोशिश करी। वो महिलाओं को मताधिकार देने के उसमें हक थे। वो चाहते थे कि निजी संपत्ति को समाप्त किया जाए। अच्छा, निजी संपत्ति को समाप्त करने का मतलब उनका ये नहीं था कि सभी से निजी संपत्ति हटा ली जाए और सरकार के पास रहे, नहीं। वो चाहते थे कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, यानी समाज का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लेकर बैठा है, बहुत ज्यादा संपत्ति लेकर बैठा हुआ है, वो नहीं चाहते थे। तो ये इनका सीन था पूरा। आगे बढ़े तो भैया रूढ़िवादी आ गए। रूढ़िवादी यानी कि पुरानी विचारधाराओं को से चिपके रहने वाले लोग। पुराने समय से, यार क्या समय था वो, क्या समय था जब हम 5 किलोमीटर चलकर जाते थे, 5 किलोमीटर तैर कर जाते थे। आपने सुना होगा, है ना, इस तरीके की कहानियां कि अरे मैं तो 20 किलोमीटर जाता था चल के स्कूल, 20 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर जाना, बताओ तुम कैसे रो। तो इस तरीके की कुछ सोच, कहानियां, बेसिकली हर चीज़, कुछ भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। पुरानी व्यवस्थाओं से इनको प्यार था, इसके हक में वे वकालत भी कर देते थे, यानी कि उनकी साइड ले लेते थे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति आने के बाद कुल मिला के उनमें चेंज आया, और वो क्या चाहने लग गए? बदलाव चाहने लग गए। लेकिन उनका मानना ये था कि यार बदलाव अगर आ रहा है तो धीमी गति से आना चाहिए, तेज ना आए। यानी कि बुलेट ट्रेन नहीं, मालगाड़ी की तरह है। मालगाड़ी धीरे धीरे चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। तो मालगाड़ी की तरह है भैया, बुलेट ट्रेन की तरह ना आए कि आके और भैया आंधी की तरह उड़ा के ले गया हमें भी। तो इस तरीके का ये बदलाव नहीं चाहते थे। तो बेटा इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है, और जितने भी बच्चे पूरे समय से हमारी क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी को भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अब बेटा L2 के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा डाउटनेट के साथ। टाइम और अपना जो एफर्ट्स हैं उन्हें अच्छी जगह यूज़ करिए। हमारी जो कोशिश है, अब जो रिसेंट हमारी क्लासेस चल रही हैं, इनकी केवल एक ही कोशिश है कि बात ना करके केवल पढ़ाई करें। यदि हम अभी बातचीत कर रहे होते या कहीं ना कहीं इधर उधर मतलब बेसिकली कुछ भी कर रहे होते, तो उस तरीके की क्लासेस में पढ़ाई कहीं ना कहीं सफ़र होती ही होती है। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है पढ़ाई सफ़र। तो करना क्या है? केवल पढ़ाई करनी है, बातचीत तो होती रहेगी। तो इस तरीके की क्लासेस का, या ये जो हमारी क्लासेस हैं, इस पैटर्न का फ़ायदा उठाना है आप सभी को। चलिए बच्चों, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।